क्या आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर उन्हें स्टॉक्स की तरह ट्रेड भी करना चाहते हैं? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। क्या होते हैं ETFs, क्या इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल फंड से ये कैसे अलग होते हैं और इसको लेकर रीसेंट न्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू अनदर सेशन विद मी गुरप्रीत, यू आर वॉचिंग ET नाउ। तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रीसेंट न्यूज़ पढ़ेंगे कि ETFs को लेकर क्या जो है न्यूज़ आई है। उसके बाद ETFs का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके कि ETF क्या होता है, कितने तरह के ETFs इंडिया में अभी अवेलेबल हैं और आप ETFs में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स और उसके रिस्क्स आपको पता होने चाहिए, तो हम लोग वो भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीसेंट न्यूज़ के साथ। सो रिसेंटली जो है ना, ज़ेरोधा ऑनलाइन ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, तो उसके थ्रू एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई है जिसमें एक बहुत ही अस्टॉनिशिंग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रिवील हुई है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर हम बात करें ओवरऑल तो उसमें से 13% हिस्सा जो है वो ETFs में जा रहा है। यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे ETFs की तरफ जो है ना ETFs को खरीदते हुए, उनके शेयर्स खरीदते हुए नजर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो 13% हिस्सा, यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को देखें तो 13.0% हिस्सा पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का है ना। अगर इसमें आपको ध्यान से देखें तो 53.40 लाख करोड़ जो है ना, ये आपके AUM है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। AUM भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है जो इन्हें नहीं पता है। तो इतने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, इतने लाख करोड़ के जो एसेट्स हैं जिन्हें मैनेज कर रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उसमें से इतना 6.95 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं ETFs में, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 13.01% हिस्सा। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये भी कहा गया है कि भाई धीरे धीरे करके जो है ETFs में इन्वेस्टिंग लोगों की जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रोथ यहाँ पर ETF के सेक्टर में देखने को मिल रही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के सेक्टर में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर AUM क्या होता है? बेसिकली आपका जो एसेट्स होते हैं जिनको मैनेज कर रहा है, चाहे कोई इंडिविजुअल, चाहे कोई जो है ना दूसरी आपके लिए कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिन एसेट्स को होल्ड कर रही है, उनका जो आपका टोटल वैल्यू आ जाता है ना, तो उसे हम कंसिडर करते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में। तो जैसे लेट्स से यहाँ पर है जो टोटल AUM है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, यानी कि जो टोटल एसेट्स है उनकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 53.40 लाख करोड़। तो ये होता है AUM। ये टर्म आपको बहुत बार म्यूचुअल फंड्स में ETFs में जो है देखने को मिलेगी। तो बेसिकली सिंपल पॉइंट क्या है, रीसेंट न्यूज़ में ये बोला गया है कि ETFs की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स का भी एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है धीरे धीरे ETFs कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब ETFs में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ETFs में भी सबसे ज़्यादा जो परचेजिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 का जो है आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो टोटल आपके जितने भी AUM आपको इक्विटी ETF स्कीम्स में नज़र आते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 ETF में जो है सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 आ जाता है ना। तो ये है इन सब का AUM, यानी कि जैसे निफ्टी 50 ETF है तो इसमें इतने वैल्यू के जो है ना AUM एसेट्स जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इतना AUM है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो यहाँ पर इतना AUM आ जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये कुछ आपके ऐसे जो है ना ETFs आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग देखी गई है अभी रिसेंटली। तो ये दो चीज़ें बताई गई हैं अभी रिसेंट की न्यूज़ में, जो कि ज़ेरोधा के थ्रू ये डिटेल्स जारी की गई हैं। अब बेसिक आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ETF में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर निफ्टी 50 एक बड़ा पॉपुलर ऑप्शन निकल कर आ रहा है। तो हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि ETF क्या होता है। जिन्हें नहीं पता है कि ETF क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ETF एक्चुअली होता क्या है। तो वीडियो की शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें स्टॉक्स की तरह ट्रेड भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल सोल्यूशन क्या है? ETF। सो ETF का कॉन्सेप्ट यही है कि ETF में जो है ना आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स की तरह, है ना। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहते, हम लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं। हमें एक ही अगर हम म्यूचुअल फंड को खरीद लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारी होल्डिंग्स आ जाती हैं, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं ज़्यादातर, राइट। सो ETFs में हमें सेम बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि हमें सेम डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है अगर ETFs की बात की जाए तो, है ना। सेम डाइवर्सिफिकेशन का फायदा जो है हमें ETFs में जो है देखने को मिल जाता है। और
सबसे अच्छी बात क्या है, डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रहा है, प्लस आप इसे स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं, है ना। स्टॉक्स जैसे आप ट्रेड करते हैं, आप इंट्रा ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक्स में। आपने आज कोई शेयर खरीदा, आपने उसमें बेनिफिट बुक किया और आपने उसे बेच दिया, है ना। फटाफट आपने मार्केट आवर्स के दौरान उसे स्टॉक को परचेज किया और आपने सेल भी कर दिया जैसे ही आपको प्रॉफिट बुक हुआ। लाइकवाइज आप ETFs को ट्रेड कर सकते हो, आपको इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगी, कई सारी होल्डिंग्स आपको अलग अलग ETFs में देखने को मिलेंगी, और साथ साथ अगर आप मान लो प्रॉफिट बुक करते हो तो आप स्टॉक्स की तरह इसे परचेज और सेल भी कर सकते हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का। सो ये आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल आ जाता है जिसमें आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, अलग अलग तरह के ETFs होते हैं जो अभी हम आगे देखेंगे। तो आप इन सब में क्या है, इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्हें स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो जैसे आप स्टॉक्स को नॉर्मली ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए, वैसे ही आप ETFs को भी क्या है, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ट्रेडर्स के लिए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अनदर एक ऑप्शन जो है उनको देखने को मिल जाता है कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेनिफिट्स बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ETFs किस किस तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ ETFs इन इंडिया, है ना। भारत में अगर हम बात करें तो प्रोमिनेंटली 5 हमें जो है ना मेन टाइप्स की ETFs देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आ जाता है इक्विटी ETF। अच्छा, ETFs के टाइप्स करने से पहले एक बार मैं आपको 2-3 फीचर्स यहाँ पर बता देती हूँ ETFs के, है ना। फीचर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 1-2 फीचर्स हैं जो सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए अगर मैं इसे म्यूचुअल फंड से भी साथ साथ में कंपेयर करती हूँ, है ना। म्यूचुअल फंड्स में वही सेम हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, सेम हमें फायदे मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक फीचर इसका एक अच्छा ये है कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ETFs का वो कम होता है म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। म्यूचुअल फंड में अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक्टिव फंड्स होते हैं, बहुत सारे पैसिव फंड्स भी होते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स का भी एक एक्सप्लेनर जो है आगे आएगा, तो आप उसमें भी और बेहतर तरीके से म्यूचुअल फंड्स को भी समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक ये है कि एक्टिव फंड्स जो होते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है ना, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं जो उस फंड को संभाल रहे हैं वो एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक मार्केट में, देखते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर्स भाग रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी होल्डिंग्स जो है वो डिफर करेंगी। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू पैसिव म्यूचुअल फंड। पैसिव में क्या हो जाएगा, जैसे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, क्योंकि उसको सिंपल रेप्लिकेट करना है तो उसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। अब लाइकवाइज क्या है, ETFs भी क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम जो है एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक फीचर तो ये है कि आप इसे कभी भी सेल और बाय जो है वो कभी भी आप कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा एक चीज ये भी है कि यहाँ पर आपको ब्रोकर कमीशन भी देखने को मिलता है, ब्रोकर कमीशन भी की कॉस्ट्स भी ETFs में देखने को मिलती हैं। अब अगर हम आते हैं इक्विटी ETFs पर कि इक्विटी ETFs क्या होते हैं, तो अभी जो हमने रिसेंट न्यूज में देखा कि निफ्टी 50 जो है ना, वो 99% इन सब में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा AUM जो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो कौन से ETF में देखने को मिलते हैं, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 भी क्या है, आपका एक इक्विटी ETF है, यानी कि आप कोई भी जैसे मान लो सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, है ना, तो इनमें जो आपके स्टॉक्स है जो टॉप 50 हैं या जो टॉप 30 हैं उसी में क्या है इन्वेस्टमेंट की जा रही है ना, इसी में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो इसी में आप इसी को क्या है रेप्लिकेट कर रहे हो एक तरीके से, सेम जो है उसी मैनर में क्या है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन ETFs में। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका एक पैसिव फंड हो जाएगा, राइट। पैसिव फंड हो गया तो अगेन क्या है, इसका एक्सपेंस रेशियो तो बहुत ही कम है, ये तो बेसिक क्वालिटी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई इनका एक्सपेंस रेशियो जो है कम होता है। तो निफ्टी 50 इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है, राइट। तो इक्विटी ETFs की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपको स्टॉक्स की कलेक्शन नजर आती है, रादर देन कि आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करो, किसी 2 स्टॉक्स को पकड़ो इंडिविजुअल तरीके से। तो इक्विटी ETFs के जरिए आप कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें डे मार्केट आवर्स में जो है ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये इक्विटी ETF आपका हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। उसके बाद बात करें कि डेट ETF क्या होता है। डेट ETFs की बात की जाए तो डेट ETF जो है आपका कहाँ पर भाई, सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में लगाया जाता है, जैसे आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। तो इसमें जो है क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है यहाँ पर। तो बहुत सारे अलग अलग फिक्स्ड इनकम आपके जो है एसेट्स होते हैं जहाँ पर डेट ETFs में पैसा लगाया जाता है। तो इसके थ्रू आप क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक बास्केट आप जो है आपके हाथ में आ जाती है अलग अलग सिक्योरिटीज की, और इन सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट आता है उसके थ्रू अर्निंग की जाती है ना। जो इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर उसके थ्रू आपका जो है अर्निंग होगा डेट ETF में। उसके बाद बात की जाए तो आ जाता है गोल्ड ETF। अगर गोल्ड ETF की बात करें तो गोल्ड ETF भी बहुत सिंपल है। गोल्ड ETF या
फिर आप इसे कमोडिटी ETF भी कह सकते हैं, है ना। देखो इंडिया में अगर बात की जाए तो कमोडिटी ETFs को गोल्ड ETF ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज कमोडिटी में इंडिया में सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही ट्रेड होता है, राइट। गोल्ड और सिल्वर ही ट्रेड होता है, तो गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो गोल्ड ETFs ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई रादर देन आप फिजिकल गोल्ड होल्ड करो, कि आप फिजिकल सोना खरीदो, आप कोई ज्वेलरी परचेज करो, उसके बदले क्या है आप गोल्ड ETF खरीद लो, है ना। क्योंकि गोल्ड ETF में क्या है आपके पास फिजिकल पोजेशन नहीं है, आप इसे क्या है एक डिजिटल फॉर्मेट में, आप इसे डीमैट फॉर्मेट में मैं कहूँ तो डीमैट फॉर्मेट में आप इसे परचेज कर रहे हैं, आप इसे आपका पोजेशन जो है वो डीमैट फॉर्मेट में है रादर देन अ फिजिकल फॉर्मेट। तो गोल्ड ETF भी कैसे काम करेगा भाई, देखो गोल्ड का जो प्राइस है वो मार्केट के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाएगी तो प्राइस घट जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या है, आपने मान लो कोई गोल्ड ETF खरीद लिया, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो आपकी ETF में भी अप्रिसिएशन आ जाएगा, और फिर क्या है आप इसे अपने ETF को हाई प्राइस पे स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो। तो इस तरीके से आप गोल्ड ETF से क्या है अपने जो प्रॉफिट्स है वो बुक कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल ETF। ग्लोबल ETF नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर क्या है भाई आप फॉरेन कंपनीज में, है ना, फॉरेन कंपनीज में आप क्या है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके जरिए। सो ग्लोबल ETFs आपको क्या है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप दूसरे देशों के कंपनीज में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अलग अलग कंट्रीज का एक आपको ETF मिल जाएगा जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के जो है ना फॉरेन कंपनीज लिस्टेड होंगे, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से जो अर्निंग आएगी आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ग्लोबल ETF बेसिकली कि आप इंटरनेशनल फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको एक चांस देता है कि आप मल्टीपल कंट्रीज की कंपनीज में एक ही टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्मार्ट बीटा ETF। स्मार्ट बीटा ETF क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। देखो यूजुअली क्या होता है कि जो हमारे पैसिव फंड्स होते हैं लेट्स से, है ना, तो वो क्या करते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली अगर मैं बोलूँ तो जनरली क्या होता है कि मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा शेयर जो है या कौन सा स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन स्मार्ट बीटा में क्या है, नेसेसरीली सिर्फ इसी चीज़ को सिर्फ मार्केट कैप को ही नहीं देखा जाता है। हाँ ठीक है, मार्केट कैप एक अच्छा क्रेडेंशियल है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ को नहीं देखा जाता है। यहाँ पर और भी चीज़ें, और भी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि एक स्टॉक का जो है डिविडेंड यील्ड कैसा है, उसकी वॉलेटिलिटी कैसी है ना, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। उसका मोमेंटम कैसा है भाई, पिछले 1-2 महीने में, पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में जो है उसने कैसे रिटर्न्स जो हैं वो दिए हैं। तो ये कई सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसको कंपाइल करके आपका एक ETF तैयार किया जाता है। या तो इनको इंडिविजुअली देखा जाएगा कि मान लो सिर्फ डिविडेंड देख लिया कि किस किस का डिविडेंड अच्छा है, उसका आपको एक ETF मिल जाएगा, या फिर इन सभी फैक्टर्स को एक साथ रख करके डिविडेंड भी अच्छा हो, वॉलेटिलिटी भी कम हो, मोमेंटम भी अच्छा हो, मार्केट कैप भी अच्छी हो, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके फिर एक ETF बनाया जाएगा, उसे कहा जाता है स्मार्ट बीटा ETF। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ मार्केट कैप के हिसाब से पैसिवली एक तरीके से इतना मैनेज नहीं होता है, इसमें भी काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। तो ये भी आपका एक टाइप का ETF हो जाता है। तो इंडिया में अगर बात करें तो ये 5 टाइप्स के आपको अलग अलग ETFs देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करें, आपको इतना पता चल गया है कि अच्छा एक मोटे तौर पर आपको आइडिया लग गया है कि अच्छा ये ETFs होते हैं, ETF का कॉन्सेप्ट क्या है, और ETFs में रिटेल इन्वेस्टर जो है लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये ETFs की जो इंडस्ट्री है ये भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अब अगर इसमें बात की जाए तो आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ETFs में भी आपको सिंपल क्या चाहिए, जैसे आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है, राइट। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले ऑफ कोर्स एज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर आपको, आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से ETF में इन्वेस्ट करना है, आपको ये चीज़ अच्छे से देखनी है। आपको गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है, आपको इक्विटी ETF में इन्वेस्ट करना है, वो आपके जो है ना नीड्स पर डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न अच्छा चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए, वो आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो भाई आप रिसर्च कीजिए कि कौन सा ETF आपके पोर्टफोलियो को सूट करेगा, आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट है, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेस्ट है। उसके बाद सिंपल सी चीज़ है, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ग्रो है, ज़ीरोधा है, बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ पर अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, रिसर्च कीजिए और आप सिंपल जाके सर्च कीजिए ETFs। आप देखिए कि कौन से ETFs वहाँ पर अवेलेबल हैं, उनके ऊपर रिसर्च कीजिए और सिंपल है परचेज कीजिए। तो यहाँ पर ETFs में इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए
आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, बेसिक डिटेल्स आपसे मांगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसी बेसिक डिटेल्स आपसे मांगेंगे और यहाँ पर क्या है आप इसी के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ऑफ कोर्स रिसर्च इसके लिए पहले ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि लेट्स से आपको इन्वेस्ट करना है, आपने इन्वेस्ट कर भी दिया तो आपको टैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पर इक्वली नॉलेज होनी चाहिए कि भाई टैक्स कितना लगेगा, है ना। सो यहाँ पर टैक्स की बात की जाए ETFs में तो दो तरह का आपका जो है आपको टैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक जो आपके डिविडेंड्स पर लगेगा और दूसरा जो आपके कैपिटल गेन्स पर लगेगा। डिविडेंड की अगर बात की जाए तो जैसे स्टॉक मार्केट में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने कोई शेयर खरीदा, उसमें किसी कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की, तो वो जो डिविडेंड है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपका जो टैक्स स्लैब रेट जो आएगा जहाँ पर वो बैठेगा उसी हिसाब से आपको टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। लाइकवाइज ETFs में भी वैसे ही आपको डिविडेंड पे करना है। आपने कोई भी ETF चूज किया, उसमें जो भी डिविडेंड दिया जाएगा वो आपके इनकम में जुड़ जाएगा और स्लैब के हिसाब से उसमें आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। एक तो ये डिविडेंड के ऊपर टैक्स आपका लगाया जाता है। उसके अलावा आप ETF से कैसे कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाएंगे, है ना, क्योंकि आप इसे क्या है स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके कैपिटल गेन्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी क्योंकि हमने पढ़ा कि ETFs अलग अलग तरीके के हैं, सबसे पहले इक्विटी ETFs की अगर बात करें तो इक्विटी ETFs के लिए जो टैक्स है वो अलग है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें कि भाई आप 1 साल से पहले ही निकाल लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 15% अलॉन्ग विद सरचार्ज और सेसेस जो भी एप्लीकेबल होंगे। तो 15% का टैक्स यहाँ पर इक्विटी ETFs के केस में लगेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जा रहे हैं, अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए रख रहे हैं और तो यहाँ पर क्या है 10% का टैक्स जो है 1 लाख से ज़्यादा के अमाउंट पर आपका लगेगा। अब नॉन इक्विटी के लिए अगर हम बात करें कि नॉन इक्विटी अगर ETF आपने परचेज किया है तो उस पर कैसा रहेगा, है ना, कमोडिटी वगैरह की अगर बात करें, अगर आप वो वाले ETFs खरीदते हैं तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए 1 साल से ज़्यादा अगर आप रख रहे हैं तो यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो 20% पर आता है और इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी हैं। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें तो ये जो अमाउंट है ये आपके एनुअल इनकम में ऐड हो जाता है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा आपका नॉन इक्विटी के केस में वो आपका कहाँ पर, वो आपके एनुअल इनकम में जुड़ जाएगा। और अगेन जैसे डिविडेंड का टैक्स कटता है वैसे ही यहाँ पर भी आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से ये टैक्सेबल होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये बेसिक है आपका कि टैक्सेशन रूल्स ETFs के कुछ इस तरह से हैं। एक डिविडेंड पे लगेगा और कैपिटल गेन्स पर लगेगा, और कैपिटल गेन्स में भी इक्विटी और नॉन इक्विटी के लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो ये आप एक बार रिसर्च करते हुए ज़रूर चेक करें कि टैक्सेशन का जो है ना क्या स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको टैक्सेशन भी पता चल गया है, टाइप्स भी पता चल गए हैं। अब एक बार हम लोग बेनिफिट्स और रिस्क्स पर बात कर लेते हैं। अभी तक अनडाउटेडली थोड़ा बहुत तो आपको समझ आया ही होगा कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के। सबसे पहले बेनिफिट्स पर बात कर लेते हैं। भाई बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि बहुत ही आसान है ट्रेड करना, है ना। म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तभी आपका एक तो फ़ायदा है और आप उसे बार बार जो है ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या बेनिफिट हो जाता है ETF का कि आप इसे सिंपली ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स की तरह, जो मैं शुरुआत से बोलती आ रही हूँ कि आप इसे क्या है मार्केट आवर्स के दौरान ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान हो जाती है इसकी ट्रेडिंग, राइट। उसके बाद बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो भाई बहुत कम है ना। एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर रहता है कई ETFs में, राइट। म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं उनको एक्टिवली बहुत होकर जो है ETFs को मैनेज नहीं करना है, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं, एक्सपेंस रेशियो इनका कम रहता है। उसके अलावा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, भाई ऑफ कोर्स हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्स्ड रहे, है ना। कोई नहीं चाहता, कोई भी जो है ना आपको ऐसी टिप नहीं देगा कि आप एक ही जगह जो है ना अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो। आप भी चाहेंगे कि पोर्टफोलियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स बना कर रखें, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे स्टॉक्स में कर रहे हैं, चाहे ETFs में कर रहे हैं। तो ETF क्या है, आपको एक और जरिया मिल जाता है, एक अनदर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, तो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने में हेल्प करता है। और इसके बाद इसमें जो है रिस्क कम रहता है, क्योंकि भाई इसमें पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो होती है ना। एक्सपेंस रेशियो कम है, पैसिवली मैनेज्ड है। पैसिवली मैनेज्ड है तो क्या है भाई, जो आपके इंडेसेस हैं जैसे सेंसेक्स या निफ्टी वाले इंडेसेस हैं, उनको क्या है भाई रेप्लिकेट ही करना है, सिंपल। उन्हीं को देखते हुए सिर्फ इन्वेस्ट करना है, सिर्फ उन्हीं को देखते हुए होल्डिंग्स रखनी है, तो रिस्क इसमें बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अब इसके अलावा बात करें कि इसके रिस्क क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हो जाते हैं। इसमें लिमिटेशंस एक तो ये रहते हैं कि भाई अगर आपको लॉन्ग
लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप लंबे समय के लिए चाह रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल क्या है, थोड़ा कम हो जाता है। वही बात है फिर से, क्योंकि पैसिवली मैनेज्ड है ना, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आएगी। आपको अनडाउटेडली आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस इसमें नहीं नज़र आएगी, है ना, कि बहुत एकदम अलग लेवल पर भाग जाए आपका ETF। तो थोड़ा सा इसमें पोटेंशियल जो है खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके अलावा ट्रैकिंग डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसे पैसिवली ट्रैक किया जा रहा है। सेम जो है ना सेम जो है स्टॉक्स इसमें रखे जा रहे हैं, तो ट्रैक करने में भी थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं, थोड़ी बहुत टेक्निकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसमें डिस्क्रिपेंसी आना जो है ना डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एक ये भी लिमिटेशन हो जाती है कि क्योंकि आपको सेम फंड्स को ट्रैक करना है, कॉन्स्टेंटली देखना है, और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो फिर से इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। तीसरा आ जाता है यहाँ पर मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि एक मार्केट का प्रोडक्ट है, तो मार्केट में अगर थोड़ी बहुत भी वॉलेटिलिटी आती है, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर नीचे होता है, तो ETF में भी ऑफकोर्स वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर कुछ भी अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, वॉलेटिलिटी आती है, तो वो हमें अपनी ETFs में भी नजर आएगी। उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है, इंट्राडे प्राइसिंग का। इंट्राडे प्राइसिंग की बात करते हैं कि भाई क्योंकि ये स्टॉक्स की तरह आपके नॉर्मल ट्रेड हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोला कि फ्लक्चुएशंस हमें जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको आज लगे कि जो है ना ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट इसमें जो है बुक कर लिया जाए, तो आप इसे सेल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इसे गलत टाइम पे सेल कर दें। तो यहाँ पर क्या है, ये अनसर्टेनिटी जो है बनी रहती है इंट्राडे प्राइसिंग के साथ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग भी इसमें होती है, तो इसके जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स जो है इसे गलत प्राइस पे सेल और बाई कर सकते हैं, जो नॉर्मल रिस्क आपके स्टॉक मार्केट में भी रहता है। तो ये अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी रहती है, तो ये रिस्क ETFs में भी जो है अनडाउटेडली देखने को मिलता है। तो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा कि ETF क्या होता है और इसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और बेसिक आइडिया लगा होगा कि क्या है ETF, कितने तरह का ETF है। तो इतना समझने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और क्या आप इन ETFs में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं कि नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.